हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसका कारण है कि मैं भी अपने गांव में हूं और इस वजह से क्या है, सेटअप की प्रॉब्लम है। सेटअप यहाँ का सेटअप ऐसा है कि एक रूम से दूसरे रूम तक ट्रांसफ़र हो जाता है कभी भी। और जो बरेली में सेटअप था वो एक रूम में था, अच्छे से पूरा बस स्विच ऑन करना होता है तो आराम से वीडियो बन जाता था। अब वीडियो बनाने से ज़्यादा समय लग रहा है सेटअप बनाने में, है ना। कभी लाइटिंग आ जाती है, फॉक्स आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है दिखने में सामने से। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और साइंस को तो मैंने ऐसे इरेगुलर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस में केमिस्ट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, अभी आपको बताऊंगा। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो रहेगा और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से याद जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो हम केमिस्ट्री को टॉपिक बाई टॉपिक याद करेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो और ऐसे जो हमारे वीडियो आएंगे जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज, तो 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज वो आपको ऐसे मिलती रहेगी। लेकिन हम टॉपिक बाई टॉपिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में आपने सुना होगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। ये तीन जो हैं, इनसे क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। या बोटिंग इंक जो होती है, जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो इसमें जो इंक लगाई जाती है, जो इंक होती है वो किसकी बनी होती है, या कृत्रिम वर्षा जो होती है वो किसके द्वारा होती है। तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि कृत्रिम वर्षा में जो आर्टिफिशियल रेन होती है, जो मानव द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, उसके किसके द्वारा कराई जाती है। तो आप बोलोगे कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा, तो इससे कृत्रिम वर्षा का मतलब आप समझ जाओगे आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में या आर्टिफिशियल रेन में। और ऐसे समझ सकते हो कि आर्टिफिशियल रेन, है ना, वर्षा आई बोलते हैं हम। आई, कोई भी जब बारिश होने लगती है तो हम बोलते हैं वर्षा आई, कहने को याद करने को। तो आप सिल्वर आयोडाइड से आई से आप याद कर सकते हो कृत्रिम वर्षा। सिल्वर नाइट्रेट जो होती है वो बोटिंग इंक जो होती है, चुनाव की जो स्याही होती है उसमें वो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। तो आप बोलोगे बोटिंग इंक से याद रख लेना बस अब, चुनाव की स्याही। और एक क्वेश्चन बहुत है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो आप बोलोगे यहां पर फोटोग्राफी। तो ये तीन चीजें याद रखना आपको सिल्वर से संबंधित, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट बोटिंग इंक और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आर्गन, रेडॉन और नाइट्रोजन, ठीक है। इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन ये आते रहते हैं। तो आर्गन का प्रयोग आपको मालूम होगा, जो मरकरी होती है, आर्गन होता है। आर्गन का जो प्रयोग होता है, जो बल्ब आपने देखे होंगे तो बल्ब में आर्गन का प्रयोग होता है। तो आप बोलोगे किसमें होता है, ट्यूबलाइट और बल्ब में कह सकते हैं, ट्यूबलाइट में भी होता है, लेकिन बल्ब का क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे बल्ब में किसका प्रयोग होता है, बल्ब में आर्गन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो तूफान आते हैं जब भी, तो तूफान में कौन सी गैस निकलती है। तो तूफान से याद रखना आप रेडॉन गैस। ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब भी, है ना, तो ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है, जो लावा निकलता है, तो लावा के साथ कौन सी गैस निकलती है, तो आपको रेडॉन याद रखना है, ठीक है। तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट के समय रेडॉन गैस निकलती है, Rn, ठीक है। नाइट्रोजन से संबंधित आपको याद रखना है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कोई भी ऐसा पैकेट, आपने नमकीन खाई होगी या चिप्स लिए होंगे तो आपने देखा होगा वो जो पैकेट होता है वो थोड़ा सा फूला रहता है, तो उसमें कौन सी गैस फिल रहती है, भरी रहती है। तो आप बोलोगे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, जिससे वो चिप्स खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके हो जाते हैं 6 क्वेश्चन। वैसे तो ये लगभग मैंने 15-16 क्वेश्चन होंगे, लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इसको देखना आप, जिसको बोलते हैं ताज अणु या क्राउन मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्राउन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एस होता है जिसको हम सल्फर कहते हैं, सल्फर का मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है वो ताज के समान होता है, जैसे कोई मुकुट होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको याद रखना है, जो पी होता है फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो P4 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अभी। और एस जो सल्फर होता है उसका S8 रिप्रेजेंटेशन होता है। ये P4 होना चाहिए, S8 होना चाहिए, तो ठीक है। तो ये याद रखना आपको।
P1 P2 P3 कुछ नहीं रहता है। चार फास्फोरस जब मिलते हैं तब उसका संयोजकता पूरी होती है। तो जो P होता है P4 की टर्म में रहता है और सल्फर S8 की टर्म में रहता है। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं क्राउन मॉलिक्यूल या ताज अणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, शायद आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, है ना, और क्वेश्चन मालूम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। P4 के टर्म में रहता है, P3 कहीं नहीं मिलेगा, और P4 के टर्म में रहता है तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपको याद रखना है। ऐसे 3P आपको एक ट्रायंगल के रूप में बनाना है, एक यहाँ बनाना है। जब वो इस टाइप से मिलते हैं तभी संयोजकता पूरी होती है। तो एक इसका है, ये जो है वो फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम सल्फर के स्ट्रक्चर की बात करें जिसको हम बोलते हैं S8, तो इसको आपको एक क्राउन बनाना है, अणु जिसको बोलते हैं सल्फर, ये S8 की टर्म में रहता है। S8 इसका स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं, जिसको ताज अणु क्यों कहा जाता है या फिर हम बोलेंगे क्राउन मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप देखिए। यहाँ पर आपको ऐसे याद करना है, 1 2 3 4 और 5, कितनी S हो गई है, 5S। इनको इस टाइप से मिला दो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गए S, 6वीं 7वीं और 8वीं, टोटल कितनी, यहाँ पर 8 सल्फर हो जाएंगे। अब इनको इस टाइप से मिलाना है, 1 2 3 और 1 4। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये क्राउन जैसा बन जाता है, जैसे एक ताज हो, किसी के चेहरे पे जो सर पर ताज रखते हैं ना, वैसे बन जाता है यहाँ पर, है ना। तो आपको इसलिए याद रखना है कि जो सल्फर होता है उसका जो वो S8 के टर्म में रहता है, उसकी बैलेंसी जो संयोजकता होती है वो S8 के टर्म में जब 8 सल्फर मिलते हैं तभी उसकी संयोजकता पूरी होती है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ताज अणु या फिर हम बोलेंगे क्राउन मॉलिक्यूल। S जो P होता है फास्फोरस, P4 के टर्म में रहता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों का ही स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ये वाला आपको याद ही करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्सेनिक और एंटीमनी। पहले इनको देख लो। यहाँ पर एक है जो Sb का मतलब होता है एंटीमनी और Zn का मतलब होता है जिंक। तो इनमें ये पूछा था कभी कि जो काजल होता है, किसी ने भी काजल लगाया होगा तो काजल लगाने के बाद जो ठंडक का एहसास होता है आंखों में, है ना, तो वो किसकी वजह से होता है। तो काजल में जो काजल की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि आंखों में लगाए जाने वाले काजल में एंटीमनी होती है। क्या होती है, एंटीमनी। तो Sb जो होता है, एंटीमनी का रिप्रेजेंटेशन Sb होता है, ठीक है। तो एंटीमनी आप क्या बोलोगे, आंखों में लगाए जाने वाले काजल में एंटीमनी होता है, जबकि आंखों से निकलने वाले आंसू में जिंक होता है। क्या बोलोगे, जिंक। तो जिंक आंसुओं में क्या पाया जाता है, तो आंसुओं में जिंक पाया जाता है, जबकि आंखों में लगाए जाने वाले काजल में एंटीमनी या Sb होता है। ये आपको दो याद ये रखना है कि जो Cd है जिसको हम बोलते हैं कैडमियम, जो कैडमियम होता है, तो कैडमियम कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। थोड़ी सी मात्रा कोल्ड ड्रिंक में किसकी होती है, कैडमियम की। यहाँ पे कैडमियम पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, कहाँ से, कैडमियम, कहाँ से ही, कोल्ड ड्रिंक। यहाँ से जिंक किस में होता है, आंसू में। ह्यूमन जो आंसू होती है, मानव नेत्र से जो आंसू निकलते हैं उसमें जिंक पाया जाता है, जबकि आंखों में जो काजल लगाया जाता है उनमें एंटीमनी पाई जाती है, Sb। ये ओलियम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये पूछा जाता है निम्न में से किसका प्रयोग, एक आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि है। तो संपर्क कक्ष विधि होती है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, एक तो वो विधि है, और एक ओलियम से भी सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो इसको आप समझाने के लिए इस प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, कि जो ओलियम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है H2S2O7, ये ओलियम है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर मैं बोलूँ, एक होता है H2SO3, एक होता है H2SO4 और H2SO5, ये तीन आपको क्रम से याद रखना है ना। क्या क्या है, शायद यहाँ पे चमक आ रही है ना। तो H2SO3 मतलब होता है H2SO3, इसको हम बोलते हैं, जैसे H2SO4 आपको मालूम है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो H2SO3 होती है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि H2SO5 पर सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको याद रखना है, क्या क्या बोला मैंने। यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ H2SO3 तो सल्फ्यूरस अम्ल है। क्या है ये, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं, है ना। अगर हम H2SO4 करेंगे तो यहाँ पे सल्फ्यूरस की जगह सल्फ्यूरिक हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, RIC, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम
SO5 करते हैं तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक तो 4 हो गया, तो पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलेंगे, पर सल्फ्यूरिक अम्ल, पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों को आपको क्रम से याद रखना है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे हम बोलते हैं H2SO4, वो किसके द्वारा बनता है, तो वो एक तो संपर्क विधि द्वारा बनता है और दूसरा बनता है ओलियम के द्वारा। ओलियम में अगर हम H2O मिला देते हैं तो H2O की मात्रा अगर मिला देते हैं तो H2SO4 बन जाती है ना। आप देख सकते हो 2 H2O मिला देंगे यहाँ पे तो 2H2SO4 यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो आपको कभी कभी सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो आपको तीनों याद रखना है कि H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO5 पर सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। इसके बाद जो ये मरकरी मैंने लिखा हुआ है, एक ब्रोमीन लिखा हुआ है, Br एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कभी कभी, इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद रखना है कि द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है और द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। सामान्यतः जितनी भी धातु हैं उसमें से 90% मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, और जितनी अधातुएं होती हैं अधातुओं में ज्यादातर कैसे होती हैं, गैस फॉर्म में होती हैं। तो लेकिन हम द्रव की बात कर रहे हैं, ये अपवाद स्वरूप हैं, ये एक ही है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आप बोलोगे द्रव अवस्था में रहने वाली जो अधातु है, नॉन मेटल है, वो होती है ब्रोमीन। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, एकमात्र अधातु ब्रोमीन होती है, जबकि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है जिसको हम बोलते हैं मरकरी पारा या Hg। ठीक है, तो मरकरी धातु है लेकिन किस अवस्था में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो अधातु ब्रोमीन है, जबकि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु है मरकरी Hg, जिसे हम पारा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं AS का बोलते हैं हिंदी में आर्सेनिक। क्या है ये, आर्सेनिक है। तो आपको इसके बारे में क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको याद रखना है जो आर्सेनिक होता है ये जहर एक प्रकार का है ना। किसी कहीं कहीं जो बुलेट होती हैं, गोलियां होती हैं, तो उनमें भी आर्सेनिक पाया जाता है। ये चूहे मारने की दवा होती है उसमें भी कहीं कहीं आर्सेनिक होता है। लेकिन आपको जिंक फॉस्फेट ज्यादा आता है, Zn3P4। चूहे मारने की दवा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में ज्यादातर मिलता है Zn3P4 जिंक फॉस्फेट, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक में भी क्या होता है, आर्सेनिक में जहर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक जो सांप होता है, पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा एलिमेंट सांप के विष में होता है, या सांप के द्वारा जो सांप का जहर होता है उसमें होता है। तो जहर, आर्सेनिक खुद एक प्रकार का जहर है, तो जहर में आर्सेनिक पाया जाता है, ऐसा भी कह सकते हो। तो सांप के जहर में आर्सेनिक पाया जाता है, चूहे मारने की दवा में भी आर्सेनिक होता है। कुल मिला के अगर अलग से पूछे कि चूहे मारने की दवा निम्न में से कौन सी है, तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है जिंक फॉस्फेट, या फिर अगर जो इस टाइप से लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वो लिखा होगा Zn3P4। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चूहे मारने की दवा Zn3P4 जिंक फॉस्फेट, अगर ये नहीं है तो आर्सेनिक के बारे में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि चूहे मारने की दवा में अगर ये नहीं है तो आर्सेनिक होता है। ठीक है, और दूसरा जो सांप होते हैं उसके जहर में भी आर्सेनिक होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपको एक एक करके अच्छे से बिल्कुल रिवाइज करना है। इनसे एक क्वेश्चन मिलने के चांस है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। बट हम कार्बन की यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसमें एक कार्बन का क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो आपने सुना होगा बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ठीक है, जो अभी अभी हमारी गवर्नमेंट बुलवा रही है आर्मी के लिए, तो इसमें जो किसकी बनी रहती है, ऐसा क्या होता है, इसमें कौन सा मटेरियल होता है कि कोई भी गोली भी अंदर नहीं जाती, कितनी मतलब मजबूत कोई ना कोई पदार्थ तो होगा, वो कौन सा है, तो वो ग्रेफिन होता है, तो वो कार्बन का बना रहता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रूप से कार्बन का बना सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो होता है डायमंड या हीरा कह सकते हैं हम। तो क्या बोलेंगे, नेचुरल रूप से जो सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है डायमंड, या हम बोलेंगे हीरा। लेकिन हीरा कैसा होता है, हीरा होता है प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ, है ना। लेकिन कृत्रिम रूप से जिसे मानव ने बनाया हो ऐसा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लेकिन वो भी कार्बन से बना हो, तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ है डायमंड, जबकि कृत्रिम रूप से सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ होता है ग्रेफिन। कौन सा होता है, ग्रेफिन। तो ये आपको याद रखना है, जो ग्रेफिन है ये बहुत काम की चीज है, और काम की क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन
आ चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जितने भी एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, इनकी जो जैकेट होती है, बाहर का कवर होता है, बहुत मजबूत होता है, वो भी ग्रेफिन का बनाया जाता है। या बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, उसकी जो जैकेट बनती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो भी बनी होती है ग्रेफिन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो ग्रेफिन होती है वो उसमें क्या पाया जाता है, किसकी बनी होती है? तो आप बोलोगे मुख्य रूप से उसमें भी कार्बन होता है, एक कार्बन के ही है। लेकिन ग्रेफिन होती है कैसी होती है? कृत्रिम होती है। जबकि डायमंड जो होता है वो प्राकृतिक होता है, कार्बन का ही होता है। डायमंड कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक है, ठीक है। और ग्रेफिन होती है कृत्रिम होती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और सिल्वर नाइट्रेट बोटिंग इंक या जो चुनाव वाली स्याही। इससे आपको तीनों के तीनों याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्राउन मॉलिक्यूल वाला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ताज अणु। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अब मैं कंटिन्यू लाने वाला हूं आपको। बस एक बार प्रोजेक्टर लगाने वाला हूं मैं पहला वीडियो लाऊंगा प्रोजेक्टर से संबंधित। उसमें आप बताना मुझे कि क्या डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, तो प्रोजेक्टर से क्या बोर्ड पे सबको सही दिखता है, उसमें लिखा हुआ अगर मैं बताता हूं तो एक वीडियो देख के आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या सही है, ये अच्छा दिख रहा है। अगर सही दिखता है तो मैं वैसे वीडियो बनाने लगूंगा, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। तो ये सीरीज मैं 20 क्वेश्चन की, लगभग मैं बोलता हूँ 10 क्वेश्चन, कुल मिला के हो जाते हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊं और आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाता जाऊं। तो बताइए कौन सा प्रेफर करूं ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, तो मैं कंटिन्यू और जल्दी जल्दी करता हूँ आपका कोर्स कंप्लीट। थैंक यू। मेरा भी मेंस का पेपर है तो मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था, फिर लेकिन कमेंट आते हैं बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि बना देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताना वीडियो कैसा लगा।